नमस्ते बच्चों, जय प्रक्रम चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रश्न और उत्तर का सेशंस चला रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर करे थे, जिसमें हम लोगों ने थोड़े से प्रश्नों का देखा था कैसे उत्तर देना है। आज जय प्रक्रम का ये लास्ट सेशन है। इसका मतलब है इसके बाद से वाले सेशन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न और उत्तर इस चैप्टर के थोड़े से और देखते हैं और समझते हैं कि आंसर दे कैसे दिए जाएंगे। अब हमारा दूसरा जो एक और प्रश्न इस सेशन में ले रहे हैं वो है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ये क्यों आवश्यक है। तो ये तो हमें मालूम है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, हमने उसको समझाया था। और इसका हमने किससे कंपेयर किया था, कुछ याद है? फिशेस से, है ना, जो जल में थी रहती हैं। उनका कैसा देखा था हमने? हार्ट क्या, कैसे मनुष्य के हार्ट से अलग है वो? उसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल था, मींस एक निलय और एक विलय था, है ना। लेकिन हमारा जो मनुष्य का जो है हृदय, वो 4 चैम्बर्स हैं। कि आपको मालूम है नाम? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। दाएं और बाएं निलय, दाएं और बाएं विलय, मींस लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। चलिए, तो अब क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि इसमें जो ब्लड है वो 2 बार घूमता है, इसलिए हम उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो मनुष्य हृदय में रुधिर परिसंचरण दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, क्योंकि शरीर में एक चक्र, सॉरी, यहाँ पे पूरा आएगा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा पूरा। तो पूरा करने के लिए रुधिर 2 बार हृदय में प्रवेश करता है। एक बार डीऑक्सीकृत रुधिर के रूप में हृदय के दाएं भाग में, तथा दूसरी बार ऑक्सीकृत रुधिर के रूप में बाएं भाग में वो जाता है। क्योंकि मानव तथा अन्य जटिल जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः दोहरा परिसंचरण के कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है, जिससे वायवीय श्वसन होता है तथा ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होने से हमें पूरी ऊर्जा मिलती है। अतः मानव सहित अन्य वार्म ब्लडेड जो जंतु हैं, उनके लिए दोहरा परिसंचरण आवश्यक होता है। तो ये हम लोगों ने दोहरा परिसंचरण कब देखा था? जब हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में डिफरेंस है। तो जो वार्म ब्लडेड होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे ऑक्सीजन का जो एक मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा वो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, अब लोग हम चलते हैं एक और प्रश्न के साथ। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? विसरण से हम क्यों नहीं लेते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या है, जितने भी बहुकोशिकीय जीव है वो जटिल है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा सेल्स है, उनमें बहुत ज्यादा टिश्यूज हैं। इसका मतलब है उनमें उनको बहुत एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए, है या नहीं है? तो ये जो जीव है तो ये जटिल होते हैं, जबकि जो एक कोशिकीय होते हैं जीव, वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उनकी सरल बनावट होती है, उनका जो अगर हम सेल्स और टिश्यूज का नंबर देखें वो लिमिटेड होता है। देखिए, एक कोश के इतने छोटे के आंखों से विजिबल भी नहीं है। और बहुकोश की देखिए, हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हमसे भी बड़े कितने जीव जंतु हैं। आप शेर देखिए, हाथी देखिए, जिराफ देखिए, हमसे कितने बड़े हैं। तो इस जितना बड़ा शरीर है, क्या होता है, जितना ताकतवर होता है उसको ज्यादा भोजन लेता है। क्यों ज्यादा भोजन लेता है? क्योंकि उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। वही डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। बहुकोशिकीय जीवों के एक कोशिकीय जीवों की तुलना में अधिक जटिल होने के कारण अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विसरण से ऑक्सीजन प्राप्त करने की गति वो काफी धीमी होती है, और इसके कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अपर्याप्त रहेगी, वो इतनी ऑक्सीजन वो ले ही नहीं पाएंगे। अतः हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त रहेगा, क्योंकि हम बहुकोशिकीय, हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और हम एक कोशिकीय नहीं है कि
हमारा शरीर बहुत छोटा है और हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने दिनचर्या के काम करने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो ये जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, तो ये याद रखिए, स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है वो हमारा एसिड की प्रेजेंस में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो अम्ल होता है ये भोजन के साथ आए हुए खतरनाक जीवाणुओं को मारता है, भोजन को सड़ने गलने से बचाता है और भोजन का विघटन कर पाचन करने में मदद करता है। तो ये अम्ल की भूमिका है। तो आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हमारा जो स्टमक में डाइजेशन हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में होता है, जब वो इंटेस्टाइन में आता है तो वो एल्कालाइन मीडियम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तब आपने ध्यान से नहीं देख पढ़ा या कुछ आप जब वो समझ में नहीं आया तो ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और ये पूछा जाता है कि पेट में एसिडिक होगा या एल्कालाइन होगा, मीन्स अम्लीय होगा या क्षारकीय होगा। तो ये ध्यान रखिए, पेट में हमेशा अम्लीय हमारा डाइजेशन होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये भी हमने पढ़ा था कि एक झिल्ली होती है जो एसिड को स्टमक की जो हमारी वॉल्स है उनको डैमेज करने नहीं देती है। अभी हम ये सब टॉपिक में कर चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा उनको डिस्कस नहीं कर रही, बस हल्का सा हिंट दे रही हूँ। जैसे अगर आप भूल गए हैं तो आप अपने को एक बार पीछे सोचिए क्या देखा, नहीं याद आ रहा, अपना फिर याद रखिए, सेशन अटेंड करने के बाद वो पुराना सेशन देखिए, बुक खोलिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद रखिए। एक और जो आज का प्रश्न है वो है, वक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन ये कौन से सिस्टम में हमने देखा है नेफ्रॉन? एक्सक्रीटरी, उत्सर्जन में, है ना? कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में, है। तो ये देखिए कोई भी वर्ड है हम उसमें सोचिए इससे रिलेटेड क्या क्या याद है हमें, क्या क्या हमने पढ़ा है, और फिर आप सोच, अगर आपको सब याद आ जा रहा है बहुत अच्छा है, आंसर लिखिए, करिए। नहीं आ रहा है नोट करिए, ये पॉइंट मैं भूल गया हूँ, भूल गई हूँ, और फिर उसको, आपके पास बुक्स भी है, आपके पास ये सेशन भी है, आपके पास टीचर्स हेल्प के लिए भी है, जिस मीडियम से भी है, अपनी जो लर्निंग का जो एक स्टाइल है उसमें आप वो चीज एक्सेप्ट करके वो चीज लेकर और फिर उसको याद करिए। चलिए, अब जो हम नेफ्रॉन की बात कर रहे थे, मानव शरीर में रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को रक्त से अलग करने के लिए दो किडनी होती हैं। याद है कितनी होती हैं? दो, दो होती हैं वृक्क, या हम इंग्लिश में उसे किडनी भी कहते हैं, और किडनी हमारा एक जनरल वर्ड भी है। जरूरी नहीं आप मेघा से आप लोग किडनी नाम ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, वृक्क कहेंगे ये कौन सा पार्ट है? चलिए, तो ये हमारी दो वृक्क किडनी होते हैं। प्रत्येक वृक्क जो है या किडनी है, प्रत्येक किडनी में ऐसे अनेक फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो नेफ्रॉन है ये आपस में निकटता से पैक रहते हैं। आपको याद होगा मैंने जब सेकंड सेशन उत्सर्जन का लिया था तो मैंने किडनी के स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था कैसे वो अंदर की तरफ है। तो जो किडनी होती है हम कहते हैं बीन शेप है, जैसे राजमा होता है ना वो है, तो वो एक बीन शेप है। और उसके अंदर वो छोटे छोटे से, तो देखिए हमारे अंग कितने इंपॉर्टेंट है, वो छोटे छोटे से नेफ्रॉन है जहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे हमारे जो पदार्थ, हानिकारक पदार्थ है वो छन के नीचे जा रहे हैं, मूत्र वाहिनी में से होते हुए वो फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर से वो हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। वृक्काणु एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये आपसे छोटे जो आपके वो एक वन वर्ड आंसर्स होते हैं ना उसमें पूछा जा सकता है कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है, तो ये वृक्काणु है। ये तो वृक्काणु क्या है? ये बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जो अत्यंत पतली दीवार वाली रुधिर कैपिलरी का गुच्छा होता है। तो ये क्या आपको याद है क्या दिखाया था? ये बोमेंस कैप्सूल है और इसके अंदर एक गुच्छा होता था,
ठीक है, तो वो आपका वृक्राणु थे। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जो क्लस्टर है एक नलिका के कप में के आकार के सिरे के अंदर होता है, ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ ये जो आपको ऐसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो ऐसे ये जो बाउल की तरह शेप आती है, ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। और इसमें हमारी क्या थी, रीनल आर्टरी आ रही थी जो ब्लड को लेकर आई थी, और वो ब्लड फिर यहाँ पे आके छन रहा था, और वो फिर हमारे नीचे ट्यूब्स में जा रहा था, और फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब में जितना हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वो कलेक्टिंग ट्यूब में जाके कलेक्ट हो रहा था। याद आ रहा है, ये हमने डिस्कस किया था, वही चीज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। ये छना हुआ मूत्र एक लंबी नलिका जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं में प्रवेश करता है, और यह मूत्र वाहिनी वृक्क से को मूत्राशय से जोड़ती है। तो इसको मैं कहूंगी कि आप एक बार फिर से अच्छी तरीके से उत्सर्जन का पढ़ें, क्योंकि सबसे पहले तो हमने किडनी देखी थी, उसमें से हमने यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन वो किडनी में जो यूरेटर में जो आ रहा है आपका, वो कैसे आ रहा है, वो हमने नेफ्रॉन का पूरे स्ट्रक्चर में समझा था। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझे, नहीं आती है सेशंस को बार फिर से देखिए, और तब भी नहीं समझ में आ रहा तो पर्सनल कांटेक्ट करिए और उसको अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि बहुत नए नाम है तो हो सकता है थोड़ा आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप 2-3 बार करेंगे आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और एक बार में आ गया बहुत अच्छी बात है, तो उसको अपना ऐसा तैयार करें कि आप आंसर ठीक से लिख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने और थोड़े प्रश्न और उत्तर देखे और समझा कि कैसे हमारे जो उत्तर हम लिखते हैं उससे हमेशा हमें सोचना चाहिए कि इससे और कौन से प्रश्नों के ये उत्तर बन सकता है, या उसके जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं वो एक पॉइंट पे भी क्या प्रश्न बन सकता है। और एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देखिए फिर कुछ परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से सारे उत्तर लिख सकते हैं। तो ये थोड़े से मैंने रिवीजन के पॉइंट से क्वेश्चंस लिए थे, ऐसे और बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप अपने कॉपी में लिखिए उन आंसर्स को, और आप अपने स्कूल के टीचर से या जो हम लोग आपकी हेल्प के लिए किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय।